द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, जिसकी हिंदी अनुवादित बुक मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक इस नाम से है, और हम इसी हिंदी अनुवादित बुक की रीडिंग कर रहे हैं। आज हम इस बुक का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, रचनात्मक निद्रा। सपने देखते समय हम कितने मुक्त होते हैं। समय की पाबंदी, स्थान की सीमा, तर्क के नियम, विवेक की बाधाएं आदि सब खत्म हो जाते हैं और हम अपनी ही अस्थायी रचना के स्वामी बन जाते हैं, क्योंकि हम जिसकी रचना करते हैं वह हमारी विशेष नीति होती है। मनोविश्लेषक के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड ने भी अपने सपनों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। अगर आप किसी के सपनों को समझ लें तो आप उस इंसान को भी समझ सकते हैं। माइंड कंट्रोल में हम भी सपनों को गंभीरता से लेते हैं, पर यह ज़रा अलग ढंग से होता है, क्योंकि इस प्रशिक्षण में हमने अपने मन का उपयोग अलग अलग तरीक़ों से करना सीखा है। फ्राइड उन सपनों की बात करते हैं जिन्हें हम अनायास ही रच लेते हैं। माइंड कंट्रोल में इस प्रकार सोचा नहीं जाता। इसके स्थान पर हमारी दिलचस्पी ऐसे सपनों को रचने में है जिनसे कुछ विशेष समस्याओं को हल किया जा सके। सपनों का विषय हम पहले से ही तय कर लेते हैं, इसलिए हम उनकी व्याख्या भी अलग तरह से करते हैं, जिससे शानदार नतीजे हमें मिले। हालांकि इस तरीके से अनायास सपने देखने का अनुभव सीमित हो जाता है, लेकिन इससे हमें एक तरह की आज़ादी भी मिलती है, जिससे अपने जीवन पर हमारा नियंत्रण बढ़ जाता है। जब हम अपनी मानसिकता यानी अपने मन में छिपी बातों को जानने और समझने के लिए पहले से प्रोग्राम किए हुए सपनों की व्याख्या करते हैं, तो हमें अपनी रोज़मर्रा के जीवन की समस्याओं को हल भी मिल जाते हैं। यहाँ हम सपनों को वश में करने के लिए 3 उपाय सीखेंगे। इन तीनों उपायों के लिए मन की ध्यान अवस्था महत्वपूर्ण होती है। पहला उपाय, सपनों को याद कैसे करें। पहला उपाय, अपने सपनों को याद करना सीखना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो सपने देखते ही नहीं हैं, या हमें सपने आते ही नहीं हैं, पर यह सच नहीं है। दरअसल हम सब सपने देखते हैं, बस फ़र्क इतना है कि किसी को अपने सपने याद रहते हैं और किसी को नहीं। अगर हमसे सपने देखने की क्षमता छीन ली जाए तो कुछ ही दिनों में हमें कई तरह की मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मेरे सपनों का अनुभव। सन 1949 में मैंने अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए सपनों की संभावित उपयोगिता पर खोज करना आरंभ किया। उस समय मुझे पता नहीं था कि इस खोज से निश्चित कौन सा परिणाम मेरे सामने आएगा। मैंने भी हर किसी की तरह यही सुन रखा था कि सपनों में कई बार कुछ महत्वपूर्ण बातों के संकेत मिल जाते हैं। जूलियस सीजर नामक एक रोमन राजनीतिज्ञ को अपने मरने का पूर्वाभास सपने में ही हुआ था। लिंकन को भी अपनी हत्या का संकेत सपने में ही मिला था। लेकिन अगर ये सभी सपने संयोग मात्र थे तो इसका अर्थ यही था कि मैं बेवजह अपना समय बर्बाद कर रहा था। एक समय तो मुझे वाकई ऐसा लगने लगा कि मैं सचमुच अपना समय नष्ट कर रहा हूँ। मैं करीब 4 साल से सिगमंड फ्राइड, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल यूंग जैसे मनोविज्ञानियों को पढ़ता आ रहा हूँ, और ऐसा लगने लगा था कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना ही कम जानता हूँ। रात को 2 बजे के करीब मैंने किताब को एक ओर रखा और बिस्तर की ओर चला गया। मैं ऐसी निरर्थक चीज़ों पर अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था जिस पर ये दिग्गज आपस में ही सहमत नहीं थे। मैंने तय किया कि अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय पर ध्यान दूंगा। मैं लगातार अपने काम की उपेक्षा करता आ रहा था और अब पैसे की कमी महसूस होने लगी थी। 2 घंटे बाद एक सपने से अचानक मेरी नींद खुल गई। यह अधिकतर सपनों की एक श्रृंखला नहीं थी, बस एक रोशनी थी। इस सपने में मैंने सूरज की सुंदर सुनहरी रोशनी देखी, और जब उठा तो कमरे में काला अंधेरा दिखाई दिया। मैंने आंखें बंद की तो चारों ओर फिर से वही सुनहरी रोशनी दिखाई दी। आंखें खोली तो अंधेरा दिखने लगा। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की। कुछ समय बाद आंखें खोली। मैंने ऐसा 1-2 बार दोहराया। हर बार आंखें खुलते ही अंधेरा और बंद करते ही सुनहरी रोशनी नजर आई। जब मैं तीसरी बार अपनी आंखें बंद की तो मुझे एक नंबर दिखाई दिया, 343। फिर कुछ अंकों का एक और सेट दिखा, 371। इसके बाद फिर से पहले अंकों का सेट दिखा और एक बार फिर दूसरे अंकों का सेट दिखा। उस समय मुझे इन अंकों से ज़्यादा उस रोशनी में दिलचस्पी थी जो धीरे धीरे बुझती जा रही थी। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मानो बिजली के बल्ब की तरह एक ही पल में मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। जब अचानक मुझे यह एहसास हुआ कि मैं मरने वाला नहीं, तो मैं उस रोशनी को दोबारा पाना चाहता था। इसके लिए मैंने अपना सांस लेने का तरीका बदला, मानसिक स्तर और लेटने की मुद्रा बदली, पर कुछ नहीं हुआ और देखते ही देखते केवल 5 मिनट में ही वह रोशनी बुझ गई।
उन अंकों का कोई तो महत्व था। मैं रात को लेटे लेटे टेलीफोन के नंबर, घरों के पते और लाइसेंस नंबर वगैरह याद करने की कोशिश करता रहा, कुछ ऐसा जो उन अंकों को एक अर्थ दे सके। आज मेरे पास अपने सपनों के सारे अर्थ जानने का एक प्रभावी तरीका है, पर उन दिनों मैं अपनी खोज की आरंभिक अवस्था में था। अगले दिन मैं 2 घंटे की अधूरी नींद के साथ उन अंकों को ऐसी चीज़ों से जोड़ने की कोशिश में लगा रहा जिन्हें मैं पहले से जानता था। अब मैं कुछ ऐसे संयोगों के बारे में बताना चाहूँगा जो इस पहेली को सुलझाने में सहायक साबित हुए और आखिरकार माइंड कंट्रोल कोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद करने ही वाला था कि मेरे एक दोस्त ने आकर कॉफ़ी के लिए चलने का सुझाव दिया। मेरे हामी भरने के बाद वह दुकान बंद करने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी मेरी पत्नी ने आकर कहा, तुम जा ही रहे हो तो मैक्सिकन साइड भी चले जाना और मेरे लिए रबिंग अल्कोहल ले आना। वहाँ पुल के पास ही शॉप है जहाँ यह सस्ता मिलता है। रास्ते में मैंने दोस्त को अपने अंकों वाले सपने के बारे में बताया और उसी दौरान मेरे दिमाग में ख्याल आया, हो सकता है कि वह कोई लॉटरी का नंबर हो। हम मैक्सिकन लॉटरी के मुख्यालय के सामने से गुजरे, मगर तब तक वह लॉटरी सेंटर बंद होने का समय हो चुका था। मुझे लगा कि शायद मेरा अंदाज़ा गलत है, अतः हम अगले चौक में रबिंग अल्कोहल खरीदने चल दिए। सेल्समैन मुझे सामान दे ही रहा था कि उस शॉप के दूसरे हिस्से में खड़े मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, तुम कौन सा नंबर देख रहे थे? मैंने बताया 374 373। उसने कहा, ज़रा यहाँ आकर देखो। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ एक आधा टिकट था जिस पर 343 लिखा हुआ था। पूरे मैक्सिको रिपब्लिक में इस छोटे से शॉप की तरह हज़ारों दुकानदारों को हर महीने पहले 3 अंकों के साथ कुछ लॉटरी टिकट मिलते थे। पूरे देश में यह केवल एक ही शॉप था जिनसे 343 नंबर बेचा था और यह मैक्सिको सिटी में बेचा गया था। मैंने जीवन में पहली बार लॉटरी का टिकट खरीदा। कुछ ही सप्ताह बाद मुझे पता चला कि लॉटरी के आधे हिस्से से मैंने $10,000 जीत लिए हैं। मुझे उस समय इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सही समय पर पैसे मिलने से मैं बहुत खुश हुआ। पैसे के रूप में मिले इस उपहार को मैं ध्यान से देख रहा था। तब मुझे यह महसूस हुआ कि इस उपहार से भी ज़्यादा बड़ी बात यह थी कि मेरी खोज सही दिशा की ओर बढ़ रही थी। मेरी खोज के लिए यह घटना एक ठोस आधार थी। मैंने किसी तरह उस परम प्रज्ञा से संपर्क साधना सीख लिया था। हो सकता है कि मैंने पहले भी ऐसा किया हो, मगर उस समय मुझे पता नहीं चला। इस बार मुझे पता है कि मैं उच्च बुद्धिमत्ता के संपर्क में हूँ। ज़रा सोचें कि मेरे साथ यह सब कैसे संभव हुआ। एक निराशा के पल में मैंने सपने में रोशनी देखी और कुछ अंक मेरे सामने आए। मन में आया कि मुझे उन अंकों को याद करना चाहिए। फिर दोस्त कॉफ़ी के लिए बुलाने आया और थकान के बावजूद मैं उसके साथ चल दिया। ठीक उसी समय मेरी पत्नी ने मुझसे एक शॉप से रबिंग अल्कोहल मंगवाई, जिसके चलते मैं उस शॉप में पहुंचा जहां वह लॉटरी का टिकट बेचा जा रहा था। जिन्हें ये सारी बातें केवल संयोग लगती है, उन्हें इसकी सच्चाई समझना भी मुश्किल है। आगे माइंड कंट्रोल के 4 अमेरिकी छात्रों ने मेरी सिखाई अलग अलग तकनीकों की मदद से लॉटरी जीती, जिसका विवरण इस प्रकार है। इलिनोइस के रॉकफोर्ड शहर की रेजिना एम फॉर्नेकर और शिकागो के डेविल सिकिच, जिन्होंने 3-3 लाख की लॉटरी जीती। इसके अलावा शिकागो के फ्रांसिस मोरोनी और न्यूयॉर्क के जॉन लेमिंग, जिन्होंने $50,000 की लॉटरी जीती। हमें माइंड कंट्रोल में संयोग शब्द से कोई आपत्ति नहीं। हमारे लिए इस शब्द के मायने बिल्कुल अलग है। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और अचानक वह किसी रचनात्मक नतीजे पर पहुंच जाती है, तो हम इसे संयोग कहते हैं। अगर नतीजे विनाशकारी हो तो इसे दुर्घटना कहते हैं। माइंड कंट्रोल में हम संयोग कैसे निर्माण करते हैं यह सीखते हैं, लेकिन इससे हम एकमात्र संयोग शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। मेरे लॉटरी जीतने के सपने ने मुझे यकीन दिलाया कि कोई न कोई ऐसी उच्च प्रज्ञा ज़रूर है और मुझसे संपर्क करने की क्षमता उसमें है। जब मैं नींद में था और अपने जीवन के कार्यों में लेकर परेशान था, उस समय उस उच्च प्रज्ञा ने मुझसे संपर्क किया। हजारों लोगों को उनके जीवन की निराशा या समस्याओं के दौरान या अपने जीवन के कठिन दौर में असाधारण तरीकों से उनके सपनों द्वारा कई तरह की सूचनाएं और जानकारियां प्राप्त हुई। ऐसे कई सपनों का वर्णन बाइबल में भी किया गया है। हालांकि उस समय मेरे साथ जो हुआ वह सब किसी करिश्मे से कम नहीं था। अपने अध्याय के दौरान मैंने यह पढ़ा कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार
नींद की अवस्था टेलीपैथी के लिए सबसे अनुकूल दशा है। यदि मैं अपने सपनों के बारे में सोचता हूँ तो यही कहूँगा कि उच्च प्रज्ञा से जानकारी हासिल करने के लिए नींद एक पोषक वातावरण तैयार करती है। फिर यह मैं सोचने लगा कि क्या इतना सब होने पर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठना होगा और यह प्रतीक्षा करनी होगी कि कोई हमें फ़ोन करेगा? क्या हम स्वयं उस महान प्रज्ञा के संपर्क साधने के लिए कोई नंबर डायल नहीं कर सकते? क्या हम अपनी ओर से पहल नहीं कर सकते? एक धार्मिक इंसान होने के नाते मैंने सोचा कि अगर हम प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से संपर्क कर सकते हैं तो उस महान प्रज्ञा तक जाने का और भी कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाला जा सकता है और स्वयं को उससे जोड़ा जा सकता है। आप इस पुस्तक के 15वें अध्याय में इस विषय पर विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें मैंने परमात्मा और उच्च प्रज्ञा के अलावा और भी कई बातों पर अपने विचार रखे हैं। मेरे प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि हम कई तरीकों से उस महान प्रज्ञा के संपर्क कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है अपने सपनों को वश में करना। यह बहुत सरल है और आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। अपने सपनों को वश में करना। अपने सपनों को याद करने के लिए आप सुनहरी रोशनी के भरोसे नहीं रह सकते। अगर आप स्वयं को प्रोग्राम कर ले तो इसका सामूहिक असर उस समय आपके काम आ सकता है। जब आप अपने सपनों को याद करने के लिए अपने स्तर पर हो, रात को सोने से पहले जब आप ध्यान करते हैं, तब उस समय अपने मन से कहें, नींद में मुझे आने वाले सपनों को मैं याद करना चाहता हूँ। मैं एक सपना याद रखूँगा। सोने से पहले अपने सिरहाने कागज़ और पेन रखकर सोएं। सुबह या रात को कभी भी आप नींद से जाग जाएं तो अपने सपनों को याद करके उसे कागज़ पर लिख लें। हर रात यह अभ्यास करने पर कुछ ही दिनों में आप इन अभ्यास में माहिर हो जाएंगे। फिर आपको अपने सपने की अधिक स्पष्टता से याद रहेगा। जब आप अपने प्रयोग में हुए सुधार से संतुष्ट हों तो इसका अर्थ है कि आप दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। सोने से पहले ध्यान के समय अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या पर विचार करें जिसे सूचना या सलाह की मदद से हल किया जा सकता है। आप वाकई में उस समस्या का समाधान चाहते हैं, यह सुनिश्चित कर लें। अगर आप बेहुदा सवाल करेंगे तो आपको बेहुदा जवाब ही मिलेगा। आप स्वयं को इन शब्दों के साथ प्रोग्राम करें, मैं एक ऐसा सपना देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ जिसे इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक सूचना या जानकारी दी गई हो। मैं ऐसा सपना देखकर उसे याद रखना और समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जब आप सोकर उठें तो उस सपने का विश्लेषण करें और उस सपने का अर्थ समझने की कोशिश करें। समस्या को हल करने वाले सपने। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सपनों का विश्लेषण करने का हमारा तरीका सिगमंड फ्राइड के तरीके से अलग है, क्योंकि हम जानबूझकर उन सपनों को रचते हैं। इसलिए अगर आपको फ्राइड द्वारा बताए गए सपनों के विश्लेषण का तरीका पता है तो आपको माइंड कंट्रोल अभ्यास के दौरान उसे भूलना होगा। ज़रा कल्पना करें कि सिगमंड फ्राइड इस सपने के बारे में क्या कहते हैं। एक इंसान सपने में देखता है कि वह जंगल में जंगली आदिवासियों से घिरा हुआ था। वे लोग अपने हाथों में भाले लहराए हुए उसकी ओर ही आ रहे थे। उन सभी के भाले में एक छेद था। अचानक वह इंसान जागा तो उस सपने में ही उसे अपनी समस्या का हल मिल गया। दरअसल वह इंसान उन दिनों सिलाई मशीन की खोज में लगा हुआ था। कपड़ों की सिलाई के लिए सुई में धागा कैसे डाला जाए, इसका जवाब उसे उस सपने में मिला। सपने द्वारा वह जान गया था कि अगर सुई के ऊपरी भाग में छेद करके धागा डाला जाए और फिर उसे कपड़े में भेद कर ऊपर नीचे किया जाए तो वह कपड़ा सिल सकती है। इस तरह भाले में दिखाई देने वाले छेद ने उसकी समस्या हल कर दी। उस आदमी का नाम इलियस हवे था, जिसने व्यवहारिक तौर पर पहली सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। सपनों को वश में करने का उदाहरण। एक माइंड कंट्रोल छात्र का दावा है कि सपनों को वश में करने से वह अपनी जान बचाने में सफल रहा। वह अपनी बाइक पर 7 दिन के दौरे पर जाने वाला था। दौरे पर निकलने से एक दिन पहले उसने सपने में खुद को प्रोग्राम किया कि अगर उसकी यात्रा में कोई परेशानी आनी है तो उसे पहले ही चेतावनी मिल जाए। इससे पहले कि एक बड़े सफ़र में उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़े। अक्सर लंबे यात्राओं में कुछ न कुछ होता ही रहता है, जैसे टायर पंचर होना, ईंधन में कचरा आ जाना, या फिर जैसे पिछली बार उसकी यात्रा के दौरान अचानक बर्फ़ गिरने लगी थी। उसने सपने में देखा कि वह एक दोस्त के घर पर था। उसे खाने में कच्ची स्ट्रिंग बीन्स परोसी गई थी, जबकि बाकी सब लोग स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे थे।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या था। शायद उसे इस यात्रा में बीन्स नहीं खानी चाहिए। हालांकि कच्ची स्ट्रिंग बीन्स खाने में कोई खतरा नहीं था, मगर उसे वैसे भी कच्ची बीन्स पसंद नहीं थी। फिर और क्या अर्थ हो सकता है? वह सोच में पड़ गया। शायद उसे उसके दोस्त के घर में रहने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी दोस्ती तो पक्की थी। वैसे भी बाइक दौरे से इसका कोई लेना देना नहीं था। खैर, 2 दिन बाद वह सुबह सुबह न्यूयॉर्क के हाईवे पर था। वह सुबह बड़ी खुशनुमा थी और सड़क पर यातायात भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए गाड़ी चलाने में उसे मज़ा आ रहा था। उसके आगे केवल एक छोटा ट्रक जा रहा था। जब वह उस ट्रक के पास आया तो उसने देखा कि उसमें कच्ची बीन्स लदी हुई है। उसे तुरंत अपना सपना याद आया और उसने अपनी बाइक की गति 65 से 25 कर ली। आगे जाकर वह 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक मोड़ पर अपनी बाइक चला रहा था। तभी अचानक सड़क पर गिरी कुछ बीन्स पर बाइक का पिछला हिस्सा फिसल गया। अगर उसकी बाइक की गति ज़्यादा होती तो बेशक उसकी जान भी जा सकती थी। आप जो सपने देखना चाहते हैं उसकी व्याख्या आप स्वयं ही कर सकते हैं। अगर आपने पहले से उचित प्रोग्रामिंग कर रखी होगी तो आपको अपने सपनों के सारे अर्थ किसी न किसी रूप में, अर्थात किसी संकेत या अंतःप्रेरणा से स्वयं ही समझ में आ जाएंगे। आमतौर पर यही संकेत हमारे अंतर्मन का हमारे साथ संवाद स्थापित करने का रास्ता होता है। लगातार अभ्यास करके आप इन संकेतों को समझने में माहिर होते जाएंगे और सभी अर्थ को नए नए रूपों में समझेंगे। हमारे माइंड कंट्रोल सत्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको अपनी प्रोग्रामिंग के लिए उन्हीं शब्दों को प्रयोग में लाने की सलाह दी है। हालांकि दूसरे शब्द भी काम आ सकते हैं, पर अगर आपने माइंड कंट्रोल सत्र के अभ्यास कर रखा है तो आपके लिए इससे जुड़ना आसान होगा और आप अल्पावस्था में उचित शब्दों के साथ कहीं बेहतर प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। अगर आप सपनों को वश में करने के अभ्यास के दौरान धीरज रखेंगे और लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आप अपने सबसे अनमोल मानसिक खजाने को सामने ला सकते हैं। इस प्रशिक्षण से आप किसी लॉटरी को जीतने की अपेक्षा तो नहीं रख सकते, क्योंकि लॉटरी चीज़ ही ऐसी है कि इसमें कुछ ही लोगों को जीत हासिल होती है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन में आप इतना कुछ जीत सकते हैं जितना लॉटरी जीतने पर भी आपको नहीं मिलता है।